नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एसेंशियल करंट सीरीज के इस पार्ट में। इस करंट सीरीज में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट पर विशेष फोकस किया जाएगा तथा संभावित प्रश्न किस टाइप के बन सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं हेतु, प्री हो या कि मेंस हो, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अब ये टॉपिक हमारा कहाँ से टच करता है, अगर यूपीएससी की बात करें तो जीएस पेपर 3 में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक बनता है ये, ठीक है। और दूसरा आप देखेंगे एमपीपीएससी में तो पेपर फर्स्ट में, ठीक है, ज्योग्राफी में ही है। ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है पार्ट बी का, तो उसमें आपका आता है, ठीक है, आपदा प्रबंधन का टॉपिक, तो उससे यहाँ ये रिलेट होता है टॉपिक, ठीक है। तो वहाँ पे ये मेंस के लिए आएगा और बाकी बहुत सारे एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था कि हमने चक्रवात, इस पूरे वीडियो में हम क्या देख रहे थे कि जो अम्फन तूफान आया था उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। तो हमने चक्रवात को समझ लिया था कि चक्रवात क्या होता है, क्यों आता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तो ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि अब ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे कि भारत में चक्रवात क्यों आते हैं, ठीक है। और भारत चक्रवात की दृष्टि से इतना ज़्यादा सुभेद्य क्यों है, ठीक है, वर्नरेबल क्यों है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भारत में चक्रवात की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। तो ये देखते हैं कि भारत में क्या होता है कि भारत में चक्रवात मार्च से जून के मध्य, ठीक है, वह नवंबर दिसंबर के टाइम में आते हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम चक्रवात जो है वो भारत में कब आते हैं, गर्मी के दिनों में आते हैं। जैसे अम्फन तूफान कब आया था, मई में आया था, मई में आया, ठीक है। अब सुभेद्यता के कारण क्या है, क्या कारण है कि भारत में इतने ज़्यादा चक्रवात आते हैं। तो पहले तो भारत की भौगोलिक स्थिति ही इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। अब भारत की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत देखिए कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो भारत क्या है, ये पूरा सागरीय क्षेत्र है। भारत क्या है, तीनों तरफ से समुद्री क्षेत्रों से घिरा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि चक्रवात क्या होते हैं, समुद्री क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं और अपने पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्र पूरा प्रभावित हो जाता है। इस कारण से ये भौगोलिक स्थिति का एक फर्क पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्या है, मानव जनित में हम इस प्रकार देखेंगे कि मानव जनित ऐसे क्या कारण है जिसके कारण चक्रवातों की बारंबारता में इन दिनों वृद्धि हुई है। मतलब आप देखेंगे कि रिसेंट के ईयर्स में चक्रवात ज़्यादा आने लगे हैं। तो पहला कारण इसका क्या है, वनों की कटाई, ठीक है। आप अगर नज़र डालेंगे तो वनों की कटाई सर्वाधिक मात्रा में हुई है। अगर विगत कुछ दशकों में आप देखते हैं तो होता क्या है कि अगर सागरीय क्षेत्र के किनारे के अगर वन काट दिए जाते हैं, ठीक है, या कि और पूरे क्षेत्र के वन काट दिए जाते हैं, तो होता क्या है कि वन करते क्या है, वन आपका लो प्रेशर जोन बनने से रोकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वन क्या करते हैं, वन जो भी चक्रवात अगर किनारे से आ रहा है तो उसकी स्पीड कम कर देते हैं, ठीक है। तो वनों की कटाई अगर हो जाती है सागरीय क्षेत्र के किनारे, तो आप देखेंगे कि चक्रवात डायरेक्ट रूप से टकरा रहा है किससे, बीच में रोकने वाली कोई बाधा हाइडल दीवार नहीं है। वन हमारे लिए क्या कर रहे थे, दीवारों का काम कर रहे थे, आंधियों को रोकने का काम करते हैं, चक्रवात को रोकने का काम करते हैं। तो वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब वन है ही नहीं, तो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, तीव्र नगरीकरण में क्या होता है, तो नगरीकरण से सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, कंक्रीट का सर्वाधिक एक मकड़ जाल टाइप का फैला दिया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि जहाँ नहीं तहाँ वहाँ कंक्रीट बिछी होती है। अब होता क्या है कि सूर्य जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, लंबवत होगा, तो यहाँ पे ये एरिया एकदम पत्थर जैसे गर्म हो जाएगा। जब पत्थर जैसे गर्म होगा तो संवहनी तरंगे ऊपर उठेंगे और यहाँ पे एक लो प्रेशर का जोन बनेगा। बस लो प्रेशर का अगर जोन बनता है तो चक्रवात उसी तरफ खींचना चालू हो जाता है। अब समुद्री एरिया में चक्रवात उत्पन्न हुआ, जाएगा किधर, जाएगा उस क्षेत्र में जहाँ पे लो प्रेशर है, तो यह लो प्रेशर क्षेत्र में बढ़ना चालू कर देता है और उस क्षेत्र में व्यापक तबाही लाता है,
ठीक है। तीसरा क्या है, अनियमित अनियोजित विकास। ठीक है, विकास का अगर हम मॉडल सही कर ले अपना, कि हमको जो भी अगर रोड बन रही है उसके दोनों तरफ क्या करना है कि ग्रीन मफलर लगाने हैं, अर्थात वृक्षारोपण अत्यधिक मात्रा में करना है। भारत की योजनाओं में है, पर ये आप अगर एक्चुअल उसमें देखें तो कम दिखाई देता है। ठीक है, एसेंशियल कर दिया जाए इसको तो इससे निजात पाई जा सकती है। स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट जो अभी लाया गया है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम ग्रीनरी थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा रखने का प्रयास करें। तीसरा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ये एक वैश्विक समस्या है। और चौथा क्या है, औद्योगिकरण। आप देखेंगे कि औद्योगिकरण के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र इंडस्ट्रियलाइज हो गए हैं। ठीक है, आप जैसे बॉम्बे का एरिया देखेंगे, पुणे का एरिया देखेंगे। ठीक है, इधर आप अगर देखेंगे तो कोलकाता हो गया, जो भी बड़े नगर हैं, चेन्नई हो गया, ये सब इंडस्ट्रियलाइज हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हीट गुंबद बनते हैं। हीट गुंबद आप जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा के द्वीप बन जाते हैं। ऊष्मा के द्वीप कैसे, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, मतलब ये क्षेत्र गर्म हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे लो प्रेशर का जोन बनता है किसी भी कंडीशन में, और इस कारण से चक्रवात आते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि कारण क्या है, क्यों वल्नरेबल कंडीशन में भारत पहुँच गया है। अब हम कॉन्सेप्ट को पूरा देखेंगे कि कैसे भारत में चक्रवात आता है। तो इस डायग्राम को आपको विशेष तौर पर देखना है, और इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि भारत में चक्रवात किस टाइप से एंटर करता है। अगर आपको पिछला वीडियो याद हो तो आपको याद होगा कि मार्च के महीने में ITCZ भूमध्य रेखा पर बनता था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हम कहाँ पे हैं, हमारी लोकेशन कुछ यहाँ पे है, ये कर्क रेखा भारत के मध्य से गई हुई है। अब ITCZ अगर हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करें तो देखते हैं कि जहाँ पे सूर्यदेव रहते हैं, सूर्यदेव यहाँ पे लंबवत रहेंगे, कहाँ पे, भूमध्य रेखा पे मार्च में। यहाँ हाई टेम्परेचर जनरेट होगा और यहाँ संवहनी धाराएं ऊपर उठेंगी। ठीक है, यहाँ लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा, तथा ITCZ का भी एरिया यही बनेगा। अर्थात यहाँ पे क्या होगा कि लो प्रेशर बनेगा, तो यहाँ पे दोनों ओर की व्यापारिक पवनें आके मिलती हैं। ठीक है, इसी को ITCZ बोला जाता है। तो अब होगा क्या कि ये मार्च की स्थिति है, अब इस स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आना स्टार्ट होगा। ठीक है, परिवर्तन किस टाइप से आना स्टार्ट होगा, तो आप देखेंगे कि अप्रैल की स्थिति में यही ITCZ यहाँ पे खिसक के आ जाएगा, अर्थात सूर्य यहाँ पे कहीं पे लंबवत होंगे। ठीक है, तो ये केरल के ऊपर से जाता है। तो यहाँ पे अगर सूर्य लंबवत होते हैं तो हम जानते हैं कि ITCZ भूमि में थोड़ा सा उत्तर की ओर खिसक जाता है। ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये खिसक गया है थोड़ा सा। अब क्या होगा कि जो भी इस क्षेत्र की व्यापारिक पवनें थीं वो क्या करेंगी, वो इस क्षेत्र में इंटर करेंगी, है ना। भूमध्य रेखा आप जानते हैं कि जो भी 30-35 डिग्री साउथ से जो आने वाली व्यापारिक पवनें थीं, तो वो क्या होगा, वो आ जाएंगी कहाँ पे, भूमध्य रेखा क्रॉस करेंगी और अपनी दाईं ओर घूम के भारत में प्रवेश करने लगेंगी। और इधर से नॉर्थ की ओर से आने वाली व्यापारिक पवनें आ रही हैं, दोनों टक्कर होगी कहाँ पे, तो यहाँ कहीं चक्रवात उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अप्रैल के मास में। अब यही स्थिति आगे के क्रम में और बढ़ेगी, जैसे जैसे सूर्य बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये स्थिति बदलती जाएगी। अब हम आते हैं मई का मंथ। ठीक है, मई के महीने में क्या होता है कि 16 डिग्री के आसपास, ये गोवा के आसपास से रेखा जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सूर्यदेव लगभग लंबवत रहते हैं मई के मंथ में। तो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे अम्फान आया कैसे, तो अम्फान आने का यही कारण था कि मई का लगभग लास्ट चल रहा था, तो यहाँ पे सूर्यदेव लंबवत थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लो प्रेशर का जोन बन गया। जैसे ही लो प्रेशर का बना तो जो भी साउथ वाली ट्रेड विंड थी वो आ गई इधर से, और ये नॉर्थ वाली ट्रेड विंड आ गई इधर से। ठीक है, मतलब उत्तरी व्यापारिक पवन और दक्षिणी व्यापारिक पवन यहाँ पे कहीं पे आ गए। ये एक्चुअली यहाँ भी टकराएंगी और यहाँ भी टकराएंगी, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, लेटेंट हीट मिल जाएगी और यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न हो जाएगा। अब ये चलेगा किस तरह, चक्रवात अपने स्वभाव के अंतर्गत पश्चिम की ओर चलेगा। ठीक है, तो इसने क्या हुआ, ये एरिया था
हमने ये भी डिस्कस किया था कि पूर्ण रूप से पश्चिम नहीं चलता है, चक्रवात हल्का सा नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। ये कमेंट में आप लोग लिख के बता सकते हैं कि क्यों हल्का सा नॉर्थ ईस्ट होता है। इसको हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो ये जब नॉर्थ ईस्ट में होगा तो ये कहाँ पे आ गया, उड़ीसा का क्षेत्र और बंगाल का क्षेत्र, इस क्षेत्र में इसने व्यापक तबाही मचाई। तो ये था अम्फन। अगर अम्फान की बात करें तो ओरिजिन कैसे हुआ और कैसे उसने तबाही मचाई। अब जून का महीना आता है। जून के महीने में क्या होगा कि चक्रवात इस क्षेत्र में उत्पन्न होंगे, ठीक है, इस क्षेत्र में भी उत्पन्न होंगे। अब होता क्या है कि ये चक्रवात इधर आएंगे और तबाही मचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसी समय अगर आप अप्रैल की बात करें, मई की बात करें, जून की बात करें तो यहाँ भी मतलब अरब सागर में भी चक्रवात उत्पन्न होते हैं, पर वो अपने स्वभाव के कारण पश्चिम की ओर चले जाते हैं, इसलिए इनकी हमको कोई सूचना नहीं मिलती है, ठीक है। इनसे कोई जान माल का नुकसान नहीं होता है। पर आप बोलेंगे कि अभी हाल ही के कुछ वर्षों पहले गुजरात में आया था चक्रवात, ठीक है, हल्का सा मुंबई भी प्रभावित हुआ था। तो ये क्यों हुआ था? तो अब होता क्या है इसको समझिए। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे जैसे सूर्य क्या है नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे थार का मरुस्थल है, ये भी एकदम गर्म हो जाता है। अब होता क्या है कि चक्रवात अपने स्वभाव बस जो भी उत्पन्न होता है, ठीक है, उत्पन्न हुआ, अब ये खींचने का प्रयास करता है कहाँ, यहाँ पे मान लीजिए चक्रवात उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए चक्रवात उत्पन्न हो रहा है, ये है थार का मरुस्थल, ये गर्म हो गया है। अब ये जाने का प्रयास तो करता है इधर, जो इसका स्वभाव है, किंतु यहाँ लो प्रेशर का जोन बन गया है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लो प्रेशर और डेवलप होगा, तो ये चक्रवात खींचता है किधर, इस एरिए में, और इस एरिए में चक्रवात आता है। तो ये अगर प्राकृतिक कारण के हिसाब से देखें तो इस कारण से चक्रवात आते हैं। अब अगर मैन मेड की बात कर लें तो जो भी हम नगरीकरण कर रहे हैं, जो भी हम जिस भी प्रकार का औद्योगिकरण कर रहे हैं, उसके कारण भी चक्रवातों की बारंबारता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी चक्रवात इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ तो अधिक पॉसिबिलिटी है कि वो पुणे का क्षेत्र और बॉम्बे का क्षेत्र हो गया, बॉम्बे का क्षेत्र बेसिकली हो गया, ये क्षेत्र हो गया, यहाँ पे वो खींच के आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि औद्योगिकरण ज़्यादा है, यहाँ लो प्रेशर जनरेट हो रहा है। जब लो प्रेशर होगा तो ये चक्रवात इधर खींच सकता है, इसलिए कभी कभार आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में भी चक्रवात आते हैं। तो ये कहा जाएगा कि ह्यूमन जनित मतलब मानवीय क्रियाकलापों के कारण चक्रवात इस क्षेत्र में आ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप अगर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण चक्रवात उन क्षेत्रों को ज़्यादा टारगेट बनाते हैं जहाँ पे लो प्रेशर ज़्यादा बनता है। तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे चेन्नई का इलाका है, यहाँ भी चक्रवात आ सकते हैं, यहाँ पारादीप रिफाइनरी है इस एरिए में, तो ये चक्रवात उस हिसाब से खिंचता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ लो प्रेशर जनरेट होता है। आशा है कि आपको इसके माध्यम से चक्रवात भारत में किस टाइप से आता है ये प्रथम स्थिति आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड स्थिति की ओर, ठीक है। सेकंड स्थिति भी है इसमें दोस्तों कि हमने पहली बार तो बात कर ली चक्रवात की कब आता है, वो वाली हमने बात कर ली कि जब सूर्य क्या था कि सूर्य नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था, अर्थात कर्क रेखा की तरफ बढ़ रहा था। अब कभी कभी आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि सूर्य जो है जब मकर रेखा के आसपास रहता है, अर्थात भारत में जब ठंडी पड़ती है तब भी चक्रवात आता है। तो ये चक्रवात किस टाइप से ओरिजिनेट होता है इसको भी हम समझेंगे। उसके पहले जो भी हमने पिछला पढ़ा उसको यहाँ पे लिखा गया है, तो वो आप और अच्छे से पढ़ के और समझ सकते हैं। जैसे एक बार मैं रीड कर देता हूँ कि मार्च में सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, ठीक है, किंतु विषुवत रेखा शांत पेटी होने के कारण चक्रवात नहीं आते हैं। आप समझ रहे हैं, ये भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अप्रैल से जैसे जैसे ही ITCZ उत्तर की ओर खिसकता है वैसे वैसे भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात बनने की सुभेद्यता बढ़ जाती है, अर्थात चक्रवात आने की कंडीशन जो है वो बनने लगती है। आगे क्या होता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का जोन बनता है, ठीक है,
इसी समय चक्रवात अरब सागर की खाड़ी में भी जनरेट होता है, किंतु हम जानते हैं कि चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, अतः ये पश्चिम की ओर चले जाते हैं। ठीक है, अरब सागर, वही जो बात हम कर चुके हैं कि जो भी पश्चिम अरब सागर में जनरेट होंगे वो पश्चिम के देशों की ओर चले जाएंगे। ठीक है, किंतु जून के माह में, ठीक है, मई और जून के माह में गुजरात सहित अन्य तटीय क्षेत्रों में चक्रवात आते हैं। इसका भी कारण हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, उसका कारण हम पहले देख चुके हैं, तपता हुआ मरुस्थल, ठीक है, और अधिक नगरीकरण जैसे मुंबई आदि हैं। ये मानवीय कारण में आ जाएगा और ये प्राकृतिक कारण में आ जाएगा। अब हम द्वितीय स्थिति की बात करेंगे दोस्तों। ये सर्वाधिक मात्रा में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बच्चों को समझने में थोड़ी समस्या आती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। द्वितीय स्थिति कब आती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो चक्रवात कब आता है, नवंबर दिसंबर के टाइम में आता है, अर्थात शीतकाल में आते हैं। आपने सुने होंगे, न्यूज में आता रहता है कि शीतकाल में चक्रवात आता है। अब होता क्या है कि हम शीतकाल की बात करें तो सूर्य हमारा कहाँ पे रहेगा, बस सूर्य की स्थिति, आपको सूर्यदेव की स्थिति पता है तो आप चक्रवात समझ जाएंगे कि कहाँ पे रहेगा। तो हम जानते हैं कि सूर्यदेव हमारे कहाँ पे रहेंगे, मकर रेखा के आसपास रहेंगे। ठीक है, मकर रेखा के आसपास रहेंगे। अब होता क्या है, यहाँ पे 30-35 डिग्री से जो भी व्यापारिक पवनें चलेंगी वो इधर आएंगी, और यहाँ से जो आगे जो भी व्यापारिक पवनें आएंगी वो यहाँ आएंगी। इससे क्या है, यहाँ पे इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है। किंतु भारत में किस प्रकार से चक्रवात आता है इस सब फैक्टर से, तो इसको भी समझते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही लो प्रेशर का क्षेत्र बना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सूर्यदेव हैं, हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, हाई टेम्परेचर के कारण कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठेंगी और लो प्रेशर बन जाएगा, अर्थात हवाएं खिंच के आएंगी। तो होगा क्या कि जैसे ही ये संवहनी धाराएं ऊपर उठती हैं तो कुछ संवहनी धाराएं क्या 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती हैं और जेट स्ट्रीम में बदल जाती हैं। ठीक है, ये जेट स्ट्रीम आएगी कहाँ पे, सीधे आएगी हिमालय के पास। हिमालय चूँकि ऐसे है, हिमालय से टकराएंगी और इस क्षेत्र में पवन की तरह बहने लगेंगी। ठीक है, जेट स्ट्रीम कहाँ चलती हैं, आप देखेंगे कि यहाँ ये मकर रेखा के आसपास से, ठीक है, एग्जैक्ट मकर रेखा की हम बात नहीं कर रहे हैं, मकर रेखा के आसपास से उठेंगी, 12 किलोमीटर अर्थात क्षोभ सीमा तक जाएंगी। जेट स्ट्रीम कहाँ पे चलती हैं, जेट स्ट्रीम चलती है क्षोभ सीमा में। जेट स्ट्रीम होती क्या है, जेट स्ट्रीम एक सर्पिलाकार वायु की एक नदियाँ होती हैं, अगर बोला जाए तो एक सर्पिलाकार वायु है जो तीव्र गति से चलती है। लगभग उसकी स्पीड 150 से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के आसपास होती है। इसकी पहली बार खोज कब हुई थी, इसकी पहली बार खोज हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब जापान और किसका युद्ध हो रहा था, अमेरिका का युद्ध हो रहा था। तो अमेरिकी विमान इस जेट स्ट्रीम में फंसा था, तो उन्होंने बताया, तो उसके बाद इसके बारे में खोज होना चालू हुई कि नहीं, वायु को एक कोई भी ऐसी वायु राशि भी बीच में रहती है जो अत्यधिक तेज गति से चलती है, तो वो क्या है, जेट स्ट्रीम है। ठीक है, जेट स्ट्रीम पूरी पृथ्वी में अलग अलग क्षेत्रों में चलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, तो कुछ हवाएं क्या होंगी, 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठेंगी। उठने के बाद ये कहाँ पे चल देंगी, भारत की ओर आना चालू हो जाएंगी, भूमध्य रेखा क्रॉस करेंगी। जैसे ही भूमध्य रेखा क्रॉस करेंगी तो हम जानते हैं कि फेरल के नियमानुसार ये अपनी दाईं ओर घूम जाएंगे, दाईं ओर घूम के आएंगे और हिमालय से टकराएंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे ये क्या है, चलते चलते इनकी ऊंचाई का मतलब उनकी ऊंचाई में कमी आएगी। ठीक है, कमी क्यों आएगी, क्योंकि चलने के कारण हवाएं जो गर्म थी वो हल्की हल्की ठंडी होती जाती हैं, तो धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू हो जाती हैं। और ये 8 किलोमीटर के आसपास हमारा हिमालय रहता है। ठीक है, तो ये हिमालय से टकरा के इस क्षेत्र में चलने लगती हैं, अर्थात भारतीय क्षेत्र में। ये एक सांकेतिक चित्र बनाया हुआ है। अब होगा क्या कि यहाँ पे एक और स्थिति बनती है कि इसकी एक धारा जो है, एक तो ये जेट स्ट्रीम चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये जेट स्ट्रीम जिसको पूर्वा जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो यही पूर्वा जेट स्ट्रीम पश्चिमी विक्षोभ के रूप में आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में बारिश भी कराता है, वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एक शाखा जो है, इस जेट स्ट्रीम की एक शाखा 2 किलोमीटर के आसपास, 1.5 किलोमीटर के आसपास, ये क्या होगी, ये अलग हो जाएगी, इससे टूट जाती है।
अब इसके बारे में, ये शोध का विषय का है क्यों टूट जाती है, इसके बारे में तो अगर आपको जानना है तो अनुसंधान के क्षेत्र में देखना पड़ेगा। ठीक है, खैर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जानना जरूरी है कि ये इस क्षेत्र में आके 2 किलोमीटर के आसपास क्या होती हैं, विखंडित हो जाती हैं। जैसे ही विखंडित होंगी तो ये भी अपनी दाईं ओर घूम के भारत में प्रवेश करेंगी। अब होगा क्या, ये है हिमालय, जो यहाँ से टकरा रही हवाएं वो इधर लौटना चालू हो जा रही हैं, और इधर से इनको क्या बोलते हैं, जो ये कट के हवाएं जा रही हैं इनको बोलते हैं प्रतिव्यापारिक पवनें। ठीक है, प्रतिव्यापारिक पवनें, एंटी, ठीक है, एंटी ट्रेड से विंड रहेंगी, एंटी ट्रेड विंड्स रहेंगी ये। ठीक है, तो ये प्रतिव्यापारिक पवनें, अब ये होगा क्या, ये चलेंगी 2 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, इनकी ऊंचाई क्या रहेगी, 2 किलोमीटर के आसपास, ये इधर से, और ये हिमालय से जो टकरा के लौट रही है यहाँ से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टकराएंगी और चक्रवात उत्पन्न हो जाएगा। तो ये चक्रवात उत्पन्न कहाँ पे होगा, ये चक्रवात सागर में उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अर्थात सागरीय क्षेत्र में ही होगा, किंतु इसकी ऊंचाई लगभग 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये मतलब ऊंचाई पे उत्पन्न होने वाला चक्रवात रहेगा, ये जमीन पे उत्पन्न होने वाला चक्रवात नहीं रहेगा। अर्थात कहा जा सकता है कि यह एक प्रतिचक्रवात रूप में रहेगा, जिसका चक्रवाती प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा, और ये अपनी इस दिशा में चलेगा और वहाँ पे साइक्लोन टाइप की घटनाएं होंगी। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं कि आगे हमारे इसमें क्या है। तो यही चीज़ लिखी हुई है, तो इसको आप एक बार और पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नवंबर एवं दिसंबर में मकर रेखा से आने वाली संवहनी धाराएं, जैसे हम बात कर रहे थे कि मकर रेखा से जो संवहनी धाराएं ऊपर उठेंगी और आएंगी क्षोभ सीमा पर 12 किलोमीटर के आसपास आके। ठीक है, क्षोभ सीमा में जेट स्ट्रीम बनती हैं, जो कि हिमालय पर उतरकर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस डायरेक्शन में वो चलने लगेंगी, किंतु 2 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, इसकी एक शाखा अलग होकर फेरल के नियमानुसार दाएं मुड़कर भारत के दक्षिण से प्रवेश करेंगी। भारत के दक्षिण से ये प्रवेश कर रही हैं और ये उत्तर पूर्व से आ रही, दोनों टकराएंगी, जिसकी सीधी टक्कर हिमालय से आती हुई हवाओं से होगी। ठीक है, हिमालय से आती हुई हवाओं से होगी, और होगा क्या, चक्रवात उत्पन्न हो जाएगा। तो ये पूरी चक्रवात की घटना थी। अब इसकी स्थिति क्या रहेगी, इसकी स्थिति हमने चर्चा कर ली है कि सतह से 1 किलोमीटर के ऊपर रहेगी। अब चक्रवातों का बचाव क्या किया जा सकता है, देखिए रोक तो हम सकते नहीं, क्योंकि ये लगभग प्राकृतिक घटनाएं हैं। मानव इसको क्या कर रहा है, थोड़ी सी इसकी गति बढ़ा रहा है, इसके आने की बारंबारता को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं, इसलिए हम अपने तंत्र को सुधार लें, हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुधार लें कि इससे बचा जा सके, राहत एवं बचाव की व्यवस्था को सुधार लें। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला ये देखेंगे कि सूचना प्रणाली को अच्छी तरीके से विकसित किया जाए। जैसे राडार, जैसे आपने देखा कि आम्फान तूफान जब आया तो इसके आने की जानकारी हमको 1 हफ्ते पहले, लगभग 4 से 5 दिन पहले हो गई थी, जिसलिए हमने क्या किया कि पूरा इवैक्यूएशन किया, सब कोई मतलब वहाँ से लोगों को हटा दिया गया, तो जिसके कारण क्या हुआ, जान माल की घटनाएं नहीं हुई। दूसरा टेक्निक क्या है, दूसरी टेक्निक है मेघ बीजन तकनीक, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, जिससे कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। तो यदि चक्रवात की आँख में, ठीक है, ये भी हमने आँख क्या होती है चक्रवात की, इसके बारे में भी चर्चा हम कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। यदि हम चक्रवात की आँख में क्या करें, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सुपर कूल्ड सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर दें, तो वहाँ पे होगा क्या, वहाँ पे जो भी संघनन, जो भी वाष्प गई है ऊपर, वो होगी ठंडी और संघनित होना चालू हो जाएगी। संघनित होना चालू हो जाएगी तो आप देखेंगे कि बारिश होना चालू हो जाएगी, और जैसे ही बारिश हुई वैसे ही चक्रवात खत्म हो जाएगा। तो ये भी तकनीक यूज की जाती है। ठीक है, विकसित देशों में ज़्यादा यूज की जाती है, भारतीय क्षेत्र में अभी कम इसका प्रचलन है। तो ये भी एक चक्रवात रोकने का तरीका है, पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको प्लेन से चक्रवात की आँख के ऊपर जाके वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करना पड़ेगा। इस तकनीक को विकसित करने के लिए पुणे में एक सेंटर भी बनाया गया है, जो इसके ऊपर
काफ़ी प्रयोग करता है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास हम क्या करें, राजमार्गों के आसपास क्या करें, वनीकरण करना चालू कर दें। ठीक है, तो अगर ये वनीकरण का हम अगर प्रयास करेंगे तो इससे भी क्या है, चक्रवातों की बारंबारता में कमी आएगी। और तीसरा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अपनाएं, जिससे हम क्या करें, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें। जितना भी हो सके हमको कार्बन इमिशन कम करना है। ठीक है, यही जलवायु परिवर्तन दिखा रहा है कि चक्रवात ज़्यादा आ रही हैं, बारिश की बारंबारता में परिवर्तन हो गया है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, जलवायु परिवर्तित हो रही है। तो इसको हम कैसे भी करके रोकने का प्रयास करें। ठीक है, पांचवा हम क्या कर सकते हैं, राहत एवं बचाव के पुख्ता इंतजाम कर सकते हैं। तो इतने द्वारा हम चक्रवात को अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं और राहत एवं बचाव की व्यवस्था अच्छे से रख के हम आते हुए चक्रवातों से ज़्यादा लोगों की रक्षा कर सकते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से ज़रूरी होगा। तो फिर बने रहिए स्वदीप सिंह के साथ। धन्यवाद।